कि हमारे पशु जो नाकारा हो जाते हैं हम उन्हें खट्टर कहा करते हैं। दूसरी जो पार्टियों के लोग भी आपके साथ शामिल होना चाहते हैं उन्हें भी शामिल करो और उनको हर प्रकार का आश्वासन देने का काम करो। जो वायदा आप उनसे करते आएंगे उस वायदे को हम पूरा करेंगे। मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूँ। ऐलनाबाद का विधानसभा क्षेत्र खाली, सरकार उस चुनाव को टालती जा रही, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले होंगे सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी चूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। काफी लंबे समय के बाद आज आपके बीच में आके मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला है। जैसा आपको विदित है, 2005 में हमारी सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाने का काम किया। दोष मेरा ये था कि हमारी सरकार के वक्त में 3610 युवाओं को नौकरी मिलने का काम हुआ था। जिन युवाओं को नौकरी मिले, कृपया आप भी इस तरह, इस मोदी ने कमबख्त ने और तो गलत काम किए सो किए कि ये सेल्फी और दे गया। हर आदमी के पास टेलीफोन है और मेरे लेट आने का कारण भी यही होता है कि रास्ते पे लोग खड़े होते हैं, वो फोटो चाहते हैं और अब भी स्टेज पर आकर के चढ़ करके फोटो खींचने का काम करवाते हैं। तो मेरा फोटो तो वैसे भी आप सबके दिल में है, कोई खिंचाने की आवश्यकता ही नहीं। मेरे ख्याल में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में जाकर के मैंने घर के मालिक के साथ फोटो ना खिंचवाया। मेरे फोटो तो घर घर में लगे हुए। और रही कई कसर सरकार ने पूरी कर दी, जेल में भी मेरे फोटो लगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने एक दुष्प्रचार फैलाया गया, जब चौटाला जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। साथियों, जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता के सहयोग और समर्थन से सरकारें बनती और फिर चुनी हुई सरकार की जिम्मेवारी होती है कि वो जनहित के कामों में रुचि ले, लोगों की मूलभूत जरूरियात पूरी करे, प्रदेश और देश का चौमुखी विकास करे। हरियाणा प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद सबसे पहली घोषणा ये की थी कि मुख्यमंत्री निवास की मेरी खिड़की पे आके जो कोई दरख्वास्त देगा मैं उसके सारे काम करने का काम करूंगा। मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का मौका मिला था और मैं चंडीगढ़ अपने एक मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पे मुख्यमंत्री निवास भी था। मैंने गाड़ी रोक करके देखा, वो मुख्यमंत्री की खिड़की सुननी पड़ी थी। मैंने अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछा ये खिड़की तो सुननी पड़ी, तो लोगों ने मुझे बताया कि खिड़की पे कौन आएगा, जो कोई आता है उसे पुलिस वाले धक्का मार करके बाहर फेंक देते। इसलिए अब यहाँ कोई भी नहीं आता, किसी का कोई काम नहीं। मैंने उससे अपने दिल में एक गांठ बांध ली कि अगर कभी सरकार बढ़ाने का अवसर मिलेगा तो हम इस गलत नीति को बदलने का काम करेंगे। आपकी मेहनत से, आपके प्रयासों से, लोगों के सहयोग और समर्थन से हरियाणा प्रदेश में जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनी तो हमने पहली कलम से एक निर्णय लिया कि आइंदा लोग सरकार के पास नहीं जाएंगे, सरकार लोगों के पास जाएगी।
और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मैं आपके एक एक गांव में गया था कि नहीं गया था, और गांव के लोगों ने जो मांग रखे उन्हें हाथ के हाथ पूरा किया था कि नहीं किया था। कई ऐसी मांगे भी थी जो लोगों ने नहीं मानी, लेकिन हमने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर उन मांगों को भी बिना मांगे पूरा करने का काम किया। हिंदू संस्कृति में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो फिर हम उसे शमशान घाट में ले जाकर के उसका दाह संस्कार करते हैं। और जैसा आज का मौसम है, अगर बारिश हो जाए तो रास्ते तो पानी से भर जाते हैं, और किसी बुजुर्ग की अगर मृत्यु हो जाए तो उसे शमशान घाट में ले जाने में दिक्कत आती है कि नहीं आती। उसको हम घर में रख नहीं सकते, घर में दाह संस्कार नहीं कर सकते। इसलिए हमने बिना मांगे एक निर्णय लिया कि शमशान घाट के सारे रास्ते पक्के किए जाए। मुसलमानों में एक रिवाज, उनके यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे वो कब्रिस्तान में ले जाकर के दफनाने का काम करते हैं। अगर किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए और मुस्लिम भाई उसको ले जाकर के कब्रिस्तान में दफना के वापस घर आ जाते हैं, और पीछे से आवारा कुत्ते उस मिट्टी को खोद करके उस डेड बॉडी को निकाल के ले जाएं, तो मुसलमान अपमानित महसूस करता है कि नहीं करता। इसलिए हमने हर कब्रिस्तान की चार दीवारी पक्की करने का भी फैसला लिया था। हमारी एक सोच है, हम आम नागरिक को सुविधा प्रदान करने के पक्षधर हैं, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने सारी उम्र इसी बात के लिए संघर्ष किया था कि लोगों की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए। आज चौधरी देवीलाल जी हमारे बीच में नहीं, लेकिन हम उनके स्वप्न को साकार करने के पक्षधर हैं, क्योंकि ये इंडियन नेशनल लोकदल रूपी पौधा चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है। आपने उस पौधे को अपने खून से सींचने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि जब वो पौधा फल देने लगा, लुटेरे वर्ग के लोग उसका फल तोड़ करके ले गए, और मेहनत कश मेरे पहले के मुकाबले में और ज्यादा कम हो गए। हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। इस देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश माला माल है, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बहुत बुरा हाल है। इसीलिए आज केंद्र की सरकार ने ऐसे गलत कानून बनाए हैं जिसकी वजह से आज इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान है। और उसी की नकल करते हुए हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक नया गलत कानून और बना दिया, जिसका उल्लेख शायद किसी ने नहीं किया होगा। अब सरकार किसी की भूमि का अधिग्रहण करने के लिए केवल मात्र 1 दिन का नोटिस देती है, और उस भूमि को अधिग्रहण करने की पावर तहसीलदार तक को दे दी गई। 1 दिन के नोटिस पे किसान की जमीन अधिग्रहण कर लेते हैं, और फिर आपके खेत में अगर बिजली की मोटर है, कोई और दूसरा सामान है, तो उसको आप उठा नहीं सकते, आपको इजाजत नहीं। आपके खेत खोस लिए जाते हैं, और ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिसकी वजह से योजनाबद्ध तरीके से इस देश के मेहनतकश लोगों का सारा पैसा टैक्स की शक्ल में इंडियन नेशनल भारतीय राष्ट्र के जो बड़े औद्योगिक घराने हैं 15-20 अंबानी और अडानी जैसे लोगों के पास जाता है, और उनसे ये सीधा लूट करके खाते हैं। आज लुटेरों की सरकार है जो दोनों हाथों से इस प्रदेश की दौलत को लूट के खा रही। 1978 में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे। मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी राजस्थान के झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। संयोग से मैं भी साथ था, और उस सभा में जब वो भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे तो सभा में से एक बुजुर्ग ने खड़े होकर के कहा,
चौधरी साहब अब तो भ्रष्टाचार में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। चौधरी साहब समझे नहीं, उन्होंने दोहरा करके पूछा कैसे, तो उस बुजुर्ग ने बताया कि पहले पैसे दे करके काम तो करवा लेते थे, अब ये पैसे भी खा जाते हैं और काम भी नहीं करते। ये हालत आज देश की, और उसी का परिणाम है कि हमारी सरकार जब 2005 में गई थी, हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ रुपया नकद छोड़ा था, और आज आपके हरियाणा प्रदेश की सरकार के ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है। कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए हर महीने इनको कर्ज लेना पड़ता है, पुराने कर्जे का ब्याज अदा करने के लिए भी इन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कोई भी बच्चा अगर पैदा होगा तो उसके सर के ऊपर 1 लाख का कर्जा, बिना लिए हुए उस बच्चे को कर्ज चुकाना पड़ेगा। ये हालत आज इस प्रदेश की हो गई। भारतवर्ष आर्थिक तौर पर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अभी जैसा मेरे साथियों ने बताया, मैं जेल से रिहा होने के बाद सबसे पहले उन किसानों के पास गया जो पिछले 9 महीने से संघर्ष में जूझ रहे हैं, भूखे प्यासे, गर्मी सर्दी की परवाह किए बगैर आज सड़कों पर डटे बैठे हैं। और मुझे ये देख करके बहुत प्रसन्नता हुई कि उस सम्मेलन में, उस धरने प्रदर्शन में आज 36 जात के लोग बैठे। नाम किसान संघर्ष का है, लेकिन उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन, बैकवर्ड, व्यापारी, कर्मचारी, कारखानेदार, मजदूर, किसान और कमेरा, 36 जात के भाई बैठे। इससे जाहिर है कि इस देश का हर नागरिक दुखी है, परेशान। और 36 जात के लोग जब इकट्ठे होंगे तो ये जात पात का जहर फैला करके जो हमारे बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक करके देश की दौलत को लूटने में लगे हुए हैं, उनको एक लोग सबक सिखाएं। और इसके लिए जब भी चुनाव होंगे, निश्चित रूप से समूचे भारतवर्ष पर राजनीतिक परिवर्तन आएगा। इस देश में सत्ता परिवर्तन होगा और इन लुटेरों को लोग सबक सिखा करके उन्हें सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेंगे, और मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोगों के हाथ में सरकार आएगी। और जब सरकार आपकी होगी तो फिर मेरे कहने की जरूरत नहीं, अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करने का काम हमारी। इसीलिए नई पीढ़ी के प्रयास से अब जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा प्रदेश के नौजवान लेकर के आए थे। मैं उन सबको बधाई देता हूं और नई पीढ़ी से उम्मीद रखता हूं कि वो उनके नक्शे कदम पर चल करके देश के गौरव और सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। राज तो बदलते रहते हैं, लेकिन मिसाल जो कायम हो जाए वो नहीं बदला करती। इसलिए हम सबको मिलकर के संगठन को मजबूत बनाना है। मेरे से पूर्व साथियों ने खुल करके आपसे एक बात कही, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर राज बढ़ाना चाहते हो तो संगठन को मजबूत बनाना पड़ेगा, और संगठन मजबूत बनाने के लिए सभी लोगों से आपको संपर्क स्थापित करना है। जो साथी बहक गए, रास्ता भटक गए, गुमराह हो गए, किसी कारणवश आपके दल को छोड़ करके चले गए, उन्हें नए सिरे से पुचकार करके पार्टी में शामिल करने का काम। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई विरोध नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर हैं। इसलिए दूसरी पार्टियों के लोग भी आपके साथ शामिल होना चाहते हैं, उन्हें भी शामिल करो और उनको हर प्रकार का आश्वासन देने का काम करो। जो वायदा आप उनसे करके आएंगे उस वायदे को हम पूरा करेंगे। मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं। संगठन जब मजबूत होगा तो सरकार आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी। राज बना लो, फिर थारे सारे खोटवे काट दो।
3610 बच्चों को नौकरी लगाने के नाम पर मुझे 10 साल की सजा काटनी पड़ी। अब के जब आप सरकार बनाओगे तो मैं हर पढ़े लिखे युवक को, चाहे कोई किसी भी जाति और धर्म का है, किसी मजहब का है, किसी वर्ग का है, और उसके रोजगार के कोई भी साधन क्यों ना, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हरिजन है, बैकवर्ड है, व्यापारी है, कर्मचारी है, चाहे कारखानेदार है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है या कमिया है, और किसी योग्य लड़के के माँ बाप ने किसी कारणवश वोट चाहे कहीं भी दिया, हम उसमें वोट की राजनीति का दखल नहीं माने। किसी योग्य लड़के के माँ बाप के गलत फैसले की वजह से उसको सजा मिले, हम इस बात के पक्षधर नहीं। हम हर बच्चे को नौकरी दें, और गांव का, कस्बे का, शहर का पढ़ा लिखा युवक अगर योग्यता के आधार पर अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा कि नहीं सोचेगा। इसलिए हम हर बच्चे को नौकरी देंगे, चाहे मुझे बाद में फांसी टूटना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। इस सब के लिए मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आप संगठन को मजबूत बनाएं ताकि आने वाला चुनाव आपके पक्ष में हो, और इसके लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं। ऐलनाबाद का विधानसभा क्षेत्र खाली, सरकार उस चुनाव को टालती जा रही है। भारतीय संविधान के मुताबिक 6 महीने से ज्यादा अरसे कोई भी सीट खाली नहीं रह सकती, और दूसरी रियासतों के चुनाव घोषित हो रहे, लेकिन हरियाणा की सरकार ऐलनाबाद के चुनाव को टालती जा रही है, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि इस चुनाव में तुम्हारी बहुत बड़ी पराजय हो। लेकिन बकरे की मां कैथा और टालेगी, आखिर चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। और मैं आपको वायदा दे करके जा रहा हूं कि जब ऐलनाबाद का चुनाव होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले होंगे, सबकी जमानत जब्त हो जाएगी। और जब आपकी पार्टी का प्रत्याशी भारी मतों से जीतेगा तो फिर इस सरकार में भगदड़ मच जाएगी। हरियाणा का मुख्यमंत्री का बयान छपा था, अब उनसे प्रेस के लोगों को पूछना चाहिए। वो कहता है हमारा गठबंधन जो है वो पति पत्नी का रिश्ता है। मैंने एक दफा बात कही थी कि हमारे पशु जो नाकारा हो जाते हैं हम उन्हें खट्टर कहा करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने इसका पूरा मनाया था, लेकिन अब तो प्रमाणित हो रहा है। जिस किस्म के कारनामे ये करते जा रहे हैं, जिस किस्म के बयान ये देते जा रहे हैं, आज हरियाणा प्रदेश के लोग आंदोलन करें तो उनको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। करनाल में किसानों को निमंत्रण देकर के बुलाया था, क्या लोग जब उनसे मिलने गए तो उनकी बात तो मानी नहीं गई, उल्टा उनको गिरफ्तार कर लिया। ये बुला करके गिरफ्तार करते हैं, जगह जगह दफा 144 लगा करके, पुलिस के नाके लगा करके लोगों को रोका जा रहा है। और खुद की हालत ये है कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री करनाल में अपने विधानसभा क्षेत्र में 3 दफा आया और लोगों ने उसका हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया। आज हरियाणा के किसी वजीर को और किसी विधायक को उसके अपने क्षेत्र में जाने का अवसर नहीं मिलता है। गांव गांव में लोगों ने बोर्ड लगा रखे हैं कि आप हमारे गांव में नहीं आए, उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, लोग उनको जाने नहीं दे रहे, और इसलिए सरकार पुलिस के बल से हमें रोकने का प्रयास करती है। लेकिन मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूं कि जनता जब अपने रूप पे आती है तो फिर किसी की रोकी नहीं रोकती। आज सरकार चाहे कितना ही कुप्रबंधन कर ले, लेकिन लोग अपनी बात को मनवा करके चैन से बैठे, और इसके लिए 36 जात के लोगों ने संकल्प लिया है कि सरकार का निश्चित रूप से हम पतन करने का काम करें। ऐलनाबाद का उपचुनाव जब आप भारी मतों से जीतोगे तो फिर इस सरकार में भगदड़ मच जाएगी।
इनके चुने हुए विधायक इन्हें छोड़ करके भाग जाए, और जब सरकार अलग होगी तो फिर मध्यावधि चुनाव निश्चित। आपको 4 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, चुनाव जल्द होंगे और चुनाव में फिर निश्चित रूप से आपकी सरकार बनेगी। और सरकार जब आपकी बनेगी तो मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे काम करेंगे। हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न को साकार करते हुए हर नागरिक को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करें। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करना है। लोग तैयार बैठे हैं। आज हर आदमी की ज़बान पर एक बात, लोग ये बात कहते हैं कि नहीं कहते हैं? उर्दू का एक मुहावरा है, आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा, कि जनता की जो आवाज़ होती है वो परमात्मा का नगाड़ा होता है। निश्चित रूप से लोगों की आवाज़ पूरी होगी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार न सिर्फ प्रदेश में बनेगी बल्कि हमारा अनुसरण करके समूचे भारतवर्ष में एक अच्छी सरकार का गठन होगा। और 36 जात के लोग जो हैं आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके लोगों के विकास के अच्छे काम करें। इस सब के लिए मैं आपको आज निमंत्रण देने आया हूँ। इस मौसम में अपने जरूरी कामों को छोड़ करके आप इतनी भारी संख्या में आए, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और इस उम्मीद के साथ आपसे विदाई चाहूँगा कि आपका सहयोग और समर्थन निरंतर हमें मिलेगा। आप संगठन को मजबूत बनाएंगे और संगठन के बलबूते पर आपकी सरकार बनेगी।